हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 यानी क्लास 11th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। पूरा का पूरा क्लास 11th की केमिस्ट्री को इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से लेके जीरो टू एडवांस। यानी आप यदि किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या राजस्थान बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो वाकई में समझना है और वाकई में आप केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप एकदम नए हैं, नए केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और कलम को लेकर बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए और कॉपी कलम अपने साथ लिखिए। जैसे जैसे मैं हेडिंग देते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने लिखा है, ठीक वैसे ही आपको भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए, मैं बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, इतना आराम से पढ़ाऊंगा कि आप आराम से आप कॉपी को अपने बैठकर आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि हम लोग सीखने यहाँ आए हैं। यहाँ मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत एकदम आपको ये पैसा की बात हो या कुछ, मतलब ऐसा, ये बिल्कुल वीडियो बिल्कुल यूट्यूब पे रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और बस मेरा एक ही मकसद है कि आपको केमिस्ट्री एक अच्छे लेवल्स तक पहुंच जाए, आपकी केमिस्ट्री, और बहुत अच्छे नॉलेज आप इस केमिस्ट्री में गेन कर लें। बशर्ते करना आपको इतना ही है कि मेरे अनुसार ही आपको चलना है। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है, आप केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो हैं, तो हीरो बनाना मेरा काम है। तो केमिस्ट्री का हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम फर्स्ट क्लास है, आज पहली क्लास है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग आइए और इस क्लास को एंजॉय कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का वीडियो क्या खास बातें हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आज के इस पहले वीडियो की। इस पहले वीडियो में सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें काम करनी है। एक तो कॉपी कलम लेके बैठना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको भी लिखना है। ये लेक्चर 1 है तो आपको भी लेक्चर 1 लिखना है। और हम लोग शुरुआत करेंगे रसायन शास्त्र की, रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणाएं, ये हमारा टॉपिक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज इसका इंट्रोडक्टरी क्लास है, मतलब इंट्रोडक्शन का क्लास है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे इसका। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान। सबसे पहले हम केमिस्ट्री तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें यही पता ना रहे कि विज्ञान कहते किसे हैं, साइंस कहते किसे हैं, तो ये बहुत जानना जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे केमिस्ट्री पढ़ने का आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान कहते किसे हैं, ये जानने से भी पहले ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है कि विज्ञान जो शब्द है, जो साइंस जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से है। आखिर ये शब्द हम आज पढ़ते हैं साइंस, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि साइंस शब्द जो है ये एक लैटिन शब्द। देखिए, लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे तमिल एक लैंग्वेज है, तेलुगु एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, उसी तरह लैटिन भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका एक शब्द है साइंटिया। क्या याद रखेंगे, साइंस जो शब्द आया है साइंटिया से आया है। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, मतलब टू नो माने जानना, क्या कहते हैं उसको, जानना। तो लैटिन शब्द साइंटिया से साइंस आया है। ठीक है ना, और साइंस का अर्थ होता है नॉलेज या अवेयरनेस या जागरूकता। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान और अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि विज्ञान यानी साइंस शब्द लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या जागरूकता। ठीक है, ये पहला लाइन आपका होगा लिखने का आपके नोट्स में। ठीक है, लेकिन यार एक सवाल आपको ये दिमाग में खटक रहा होगा कि साइंस तो समझ में आ गया कि एक लैटिन शब्द साइंटिया से आया है, लेकिन हम तो हिंदी में विज्ञान कहते हैं इसको, तो ये विज्ञान शब्द कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान शब्द है, जो विज्ञान शब्द है, एक शब्द है आपका संस्कृत में विज्ञानम।
कैसा शब्द है संस्कृत में? विज्ञानम। इस विज्ञानम का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी विज्ञानम का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और इसी विज्ञानम से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। यानी संस्कृत भाषा के विज्ञानम से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। बात समझ में आ गया? तो दो बातें आपको यहाँ पे समझनी थी। कौन कौन सी दो बातें? पहला बात तो ये कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जागरूकता। विज्ञानम एक संस्कृत का शब्द है जिससे उत्पत्ति हुई है विज्ञान शब्द की, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अब यार विशेष ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, तो अब ये विशेष ज्ञान कैसे हो सकता है? हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हो सकती है, लेकिन क्या हम हर बात को साइंस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साइंस किसे कहेंगे, यानी साइंस की परिभाषा क्या होगी? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ साइंस की परिभाषा। ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए या मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, आपका नोट्स एकदम बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साइंस क्या है? प्राकृतिक घटनाओं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं और नियम है, प्राकृतिक घटनाएं और नियम सावधानी पूर्वक और सुव्यवस्थित, सावधानी पूर्वक प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का सावधानी पूर्वक और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन। प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसका सावधानी पूर्वक और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब केयरफुली एंड वेल मैनेजमेंट सिस्टमैटिक नॉलेज, या वेल मैनेजमेंट स्टडी, वेल मैनेज्ड स्टडी। लेकिन वो स्टडी आप करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन, यानी आप अवलोकन करेंगे, परीक्षण करेंगे। ऐसे कुछ आप किसी चीज़ को नहीं मान लेंगे कि हाँ ऐसा होता है। ये होता है तो क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, और उसका एक्सपेरिमेंट, प्रयोग भी आप करेंगे, है ना। और उसके बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा उसको आप विज्ञान कहते हैं। यानी हमारा परिभाषा क्या हुआ? प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का सावधानी पूर्वक और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन, अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है। अब उसी को मैंने शॉर्टकट में आपको एक माइंड मैप बना दिया है कि प्राकृतिक घटनाएं और नियम यानी नेचुरल फेनोमेनन एंड लॉ, उसका केयरफुली एंड वेल मैनेजमेंट क्रमबद्ध अध्ययन, केयरफुली एंड वेल मैनेज्ड सिस्टमैटिक स्टडी, यानी सावधानी पूर्वक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन। लेकिन किस आधार पे? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑब्जर्व करेंगे आप, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और एक्सपेरिमेंट पर जो भी नॉलेज आपको मिलेगा उससे आप क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है, विज्ञान की परिभाषा भी होगी। आइए हम समझते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विज्ञान के प्रकार तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो हमें तीन ही तरह का विज्ञान पढ़ना है। तो विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विज्ञान को हम कहते हैं भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स। दूसरा होता है रसायन शास्त्र। दूसरा क्या होता है? रसायन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री। और तीसरा जो होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। तो विज्ञान कितने प्रकार के हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आइए अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक विज्ञान है क्या। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो तीन भागों में तो हो ही गया, लेकिन हमको यहाँ पे फिजिक्स क्या है ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बायोलॉजी क्या है ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? रसायन विज्ञान पर। और रसायन विज्ञान को हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र कहते किसे हैं। देखिए, उसका मैंने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आया है पदार्थ यानी द्रव्य। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। यानी हमें पढ़ना क्या है? पदार्थ के बारे में। लेकिन पदार्थ की क्या पढ़ना है? पदार्थ का क्या गुण है, पदार्थ का क्या गुण है, पदार्थ की क्या संरचना है, स्ट्रक्चर है, पदार्थ का क्या गुण है, क्या संरचना है, और संगठन, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसको हम कहते हैं संगठन। बात समझ में आ रहा है? और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। तो क्या हमने सीखा? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संरचना और संगठन तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आइए समझते हैं रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की प्रकार की बात करें तो रसायन विज्ञान 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा रसायन विज्ञान जिसको कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा रसायन विज्ञान है जिसको हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भौतिक रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए केवल परिभाषा आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। ठीक है ना, डिटेल में तो हम लोग पढ़ते ही जाएंगे आगे, है ना। तो देखिए, भौतिक नाम से क्लियर है कि भौतिक यानी इसमें फिजिक्स का कुछ ना कुछ नियम कानून इसमें रहेगा, है ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो भौतिकी के सिद्धांतों यानी जितने भी फिजिक्स के रूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ऊर्जा, बल, ऊष्मागतिकी, है ना, ऊर्जा, बल, ऊष्मागतिकी का उपयोग करके रासायनिक प्रणालियों, परमाणुओं और अणुओं के व्यवहार, गुणों और परिवर्तनों की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि भौतिक रसायन विज्ञान में हम लोग एक तो फिजिक्स की मदद से केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, यानी फिजिक्स का हेल्प लेंगे, फिजिक्स के नियम का हेल्प लेंगे, फिजिक्स के कानून का हेल्प लेंगे, फिजिक्स के सिद्धांतों का हेल्प लेके और केमिस्ट्री को की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। जैसे परमाणुओं और अणुओं कैसे व्यवहार करते हैं, उनके गुण क्या है, उनके परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। बात समझा गया? अगला समझिए, तीसरा है कार्बनिक रसायन विज्ञान। देखिए, कार्बन यहाँ पे आ रहा है, जहाँ भी कार्बन आए ये समझिए कि वहाँ हाइड्रोजन आएगा ही, यानी कार्बन और हाइड्रोजन। यानी इस रसायन विज्ञान में हम लोग कार्बन युक्त यौगिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाली यौगिकों के संरचना के बारे में पढ़ेंगे, गुण के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे अभिक्रिया करते हैं और उसके अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किन किन यौगिकों का निर्माण होता है, उससे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन विज्ञान। और अकार्बनिक का सीधा मतलब ये है कि वैसा केमिस्ट्री, ध्यान समझिएगा, वैसा केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए यौगिक ना हो, इनके अलावा कोई यौगिक हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाली यौगिकों को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनके अलावा जो भी यौगिक है उनका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। बात समझ रहे हैं? अब आइए हम समझते हैं कि केमिस्ट्री, जो हम केमिस्ट्री बार बार कह रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता था? नॉलेज या अवेयरनेस। लेकिन केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र के लोग थे कीमिया, मिस्र की प्राचीन नाम है कीमिया, और इस कीमिया का मतलब होता था काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। अब काली मिट्टी और ब्लैक सॉइल ये शब्द मिस्र में हम बोला जाता था कीमिया, और उसी कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बात समझ रहे? अब ये देखिए, मिस्र के जो लोग थे वो पिरामिड बनाने में और केमिस्ट्री में इन लोगों का बहुत ही अत्यधिक योगदान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये लोग अपने पूर्वजों को, इनके जो पूर्वज है जो मर चुके हैं, उनको केमिकल का लेप लगा लगा के अभी तक इन लोगों ने उसके लाशों को और उनके कंकालों को सुरक्षित रखा है। और ये इस तरह का जो रसायनों का प्रयोग जब ये इतने लार्ज स्केल यानी बड़े स्तर पे जब करते गए, तो यहीं से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। इन्होंने पिरामिड का निर्माण किया, नील नदी की देन कहते हैं मिस्र को, तो मिस्र से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और जो आधुनिक रसायन शास्त्र है, जो मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम कहते हैं लेवोजियर को, लेकिन ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं वर्जिलियस को। किसे कहते हैं? वर्जिलियस।
तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक का नाम क्या है, लेबोजियर। क्या नाम है, लेबोजियर। और फिर हमने सीखा कि रसायन शास्त्र के ग्रैंडफादर यानी दादाजी यानी उसको क्या नाम है उनका, वर्जिलियस। अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास 11th का सिलेबस क्या है, क्योंकि हम लोग को सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला हमारा जो मतलब जो टॉपिक रहेगा, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्लास 11th केमिस्ट्री सिलेबस, जिसमें कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है उसको मैं बताता हूँ। और अब ये बिहार बोर्ड के लिए है। अब बिहार बोर्ड में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, 3-4 जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। बाकी सभी बोर्ड की अगर बात करूँ, राजस्थान हो या एमपी हो या यूपी बोर्ड हो, उनमें ये सारा आपका जो टॉपिक होगा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले टॉपिक का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पहला टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तीसरा टॉपिक रहेगा तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों में आवर्तिता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक रहेगा, तीसरा हो गया, चौथा टॉपिक जो रहेगा उसको कहेंगे रासायनिक आबंधन और आणविक संरचनाएं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। ये पांचवा टॉपिक रहेगा। छठा टॉपिक रहेगा ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है। ऊष्मा गतिकी जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमारा छठा टॉपिक रहेगा। सातवां टॉपिक रहेगा साम्य अवस्था, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। आठवां टॉपिक रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। नौवां टॉपिक जो हमारा रहेगा, उस नौवें टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन। 10वां टॉपिक हमारा रहेगा एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 12वां जो हमारा टॉपिक रहेगा, 12वां टॉपिक हमारा रहेगा कार्बनिक रसायन। यहाँ से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। आप अपने कॉपी में इसको लिखते चलेंगे। ठीक है। 13 नंबर टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। और 14 नंबर टॉपिक हमारा जो रहेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बिहार बोर्ड का सिलेबस हुआ, जिसमें हम लोग 14 टॉपिक्स को बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगा कि हमारा एकदम बेसिक से स्टार्ट हो, एकदम जीरो से स्टार्ट हो और एक अच्छे लेवल तक, जहाँ से आपका क्वेश्चन आप आराम से बना पाए। आपके एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए आप उस तरह के काबिल हो जाएं, इस तरह की हम कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका हेडिंग लगाइए। अगला हमारा जो टॉपिक मतलब चैप्टर 1 हेडिंग लगाइए आप लोग। चैप्टर 1 पार्ट 1, जिसको हमारा हेडिंग है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में हेडिंग लगाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन जो था केमिस्ट्री का उसमें पढ़ा था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। तो जब हमने देखा वहाँ पे कि हमारी जो स्टडी है, हमारी जो अध्ययन है, वो अध्ययन मेनली किस बात पर फोकस है, वो फोकस है पदार्थ पर। यानी हमें तो पहले पदार्थ के गुणों के ही बारे में पढ़ना है, पदार्थ के संरचना के बारे में पढ़ना है, पदार्थ के संगठन के यानी पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, पदार्थ
पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि पदार्थ होता क्या है ना। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर, और उसका एक नाम है द्रव्य, और उसको इंग्लिश में सबस्टांस भी कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? तो आपको लिखना होगा यहाँ पे, पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जो कुछ क्या करता है? स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, यानी वो कुछ स्थान घेरेगा, उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा। और ये तो होना चाहिए, साथ ही साथ ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, है ना, हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस पदार्थ को अनुभव किया जा सके, यानी अनुभव हम कर सके, तभी वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ द्रव्य, मैटर या सबस्टांस है क्या? तो पदार्थ वह है जो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, यानी उसको कहीं रखेंगे तो स्थान घेर लेगा, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो कुछ ना कुछ अपने आप में मास को रखेगा, द्रव्यमान को रखेगा, और अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, यानी अनुभव कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना? जैसे हमारा आँख हो गया, आँख से हम देख सकते हैं, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है। कान सुन सकते हैं, नाक सुन सकते हैं, त्वचा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उसको अनुभव कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिएगा, कलम की बात करें हम, तो कलम देखिए, कलम क्या है? कलम कुछ उसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं स्थान घेरेगा, उसको हम आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, तो यानी हमने इसको त्वचा से भी महसूस किया और आंख से भी सुन लिया। ठीक है, तो ये पदार्थ है। पानी, इसमें भी भार होता है। ऑक्सीजन, इसमें भी भार होता है। CO2, इसमें भी भार होता है। वायु में भी भार होता है। वायु में भार कैसे होता है? क्योंकि वायु, जैसे मान लीजिए कि एक गुब्बारा को आप वायु भर दीजिए, है ना, उस वायु को भर दीजिए, देखिए उसमें भार बढ़ जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब वायु में भी भार होता है। बोर्ड, ईंट, तो वैसे वस्तु जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और जो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उसको अनुभव कर सकें, उसको महसूस कर सकें, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। अब ध्यान समझिए, नेचर जो हमारा है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ का नाम क्या है? सबसे पहला है विजिबल, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो विजिबल है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, वो अदृश्य है, यानी इनविजिबल है। अब जो देख सकते हैं वही पदार्थ है, और जो नहीं दिख सकता है वो एनर्जी है। अब जो दिखता है वो पदार्थ है, यानी पदार्थ की डेफिनेशन अभी हमने सीखा। पदार्थ की परिभाषा क्या थी? पदार्थ हुआ है जिससे क्या कर सकते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी पदार्थ, विजिबल चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन जो विजिबल नहीं है उसको हम कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा। जैसे प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश पदार्थ नहीं है, प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का है, ऊर्जा है। क्या है वो? ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि हम प्रकाश को देख नहीं सकते, है ना। प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं? लाइट हमें दिखती नहीं है, इनविजिबल है वो, है ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं? प्रकाश हो गया, बाकी जो एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, तो ये सब क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। ये सब पदार्थ नहीं है। बाकी इसको डिटेल में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। अब मैं यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पदार्थ को कैसे बांटा गया है? पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को कैसे बांटते हैं? तो सबसे पहला एक आधार है इसका, जिसको हम कहते हैं भौतिक अवस्था या भौतिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण को हम लोग दो भाग, यहाँ पे दो आधार हो गया, एक तो भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से पदार्थ को बांटेंगे। भौतिक रूप से, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन या फिजिकल स्टेट, भौतिक वर्गीकरण या भौतिक अवस्था, एक तो ऐसे इस आधार पर पदार्थ को बांटेंगे। दूसरा अवस्था होगा जिसको कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण या रासायनिक अवस्था। ये हमारा रासायनिक वर्गीकरण है, जिसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल डिवीजन। अब ध्यान से आप देखेंगे, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला को कहते हैं ठोस, जिसको हम कहते हैं सॉलिड। दूसरा कहते हैं द्रव, जिसको कहते हैं लिक्विड। तीसरा है गैस। चौथा है प्लाज्मा।
देखिए आप अब 9 10th में पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की एक और अवस्था एग्जिस्ट करती है, एक और अवस्था मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मा। पांचवा अवस्था को कहते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की कितनी भौतिक रूप से अवस्थाएं पाई जाती है? 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस क्या है? थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठोस वैसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो ईंट हो गया उसका एक आकार फिक्स है, वो निश्चित है, उसकी आयतन फिक्स है, वो भी निश्चित है। लेकिन द्रव, द्रव क्या है? इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर पानी को अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का रूप पकड़ लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का रूप पकड़ लेगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा का रूप पकड़ लेगा। यानी इसका रूप जो है अपने रूप बदल सकता है, इसका आकार बदल सकता है, लेकिन इसका आयतन, अगर 1 लीटर पानी है तो ऐसा नहीं कि 2 लीटर का हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, आयतन तो फिक्स रहेगा। ठीक है ना। गैस, गैस क्या होता है? इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों का दोनों अनिश्चित होता है। यानी इसका आकार भी कोई नहीं है और इसका आयतन भी कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जब बहुत किसी पदार्थ को बहुत ज़्यादा हम गर्म कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 6000 7000 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं, तो इस तरह के पदार्थ वो प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मा, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बशर्ते मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि बहुत ही अत्यधिक तापमान पे किसी पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो वो प्लाज्मा का रूप ले लेता है। BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप ध्यान से देखेंगे इसमें 2 वैज्ञानिकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो हो गया सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने इसको प्रिडिक्ट किया और इसको सुझाया, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये वैसा पदार्थ का रूप है जिसमें पदार्थ के तापमान को बहुत ही कम कर दिया जाता है, लगभग एकदम बहुत ज्यादा कम, -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम ताप पे जो पदार्थ की अवस्था मौजूद होती है उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे देखते हैं रासायनिक डिवीजन में हमने फिर 2 भागों में बांटा पदार्थ को। सबसे पहला पदार्थ को 2 भागों में बांटा, उसका नाम है शुद्ध पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और एक ऐसा पदार्थ जिसको हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, यानी इम्प्योर मैटर और प्योर मैटर। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, ऐसे करके हमने पदार्थ के रासायनिक अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा। शुद्ध पदार्थ में तत्व आ जाता है, एलिमेंट क्या आ जाता है? तत्व। और एक आता है यौगिक, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। तत्व और कंपाउंड, ये 2 चीजें शुद्ध पदार्थ में आ जाती है। बाकी जो अशुद्ध पदार्थ है उसमें केवल क्या आता है? मिश्रण। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये एक अशुद्ध पदार्थ है। तत्वों को आगे चल के 3 भागों में बांटते हैं। धातु जिसको हम कहते हैं मेटल, अधातु जिसको कहते हैं नॉन मेटल, और उपधातु जिसको कहते हैं मेटलवाइड। यानी तत्व कितने भागों में बांटे गए? 3, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड। फिर यौगिक को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया कार्बनिक यौगिक जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक मतलब हो गया कि वैसा यौगिक जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, और किसी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में से मिला है। और अकार्बनिक में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है, इसके अलावा कोई और तत्वों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। आगे हमने फिर अशुद्ध पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण को 3 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, जिसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक ये हो गया, और उसके बाद हो गया विषमांगी मिश्रण। क्या हो गया? विषमांगी, जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पदार्थ की अवस्थाओं को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3। सबसे पहले बांटा भौतिक अवस्था में, एक रासायनिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में कितने होती है? 5। पहला है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक अवस्था में कितने भागों में बांटा? 2। एक हो गया शुद्ध पदार्थ, एक हो गया अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आ गया तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में केवल और केवल मिश्रण। फिर तत्वों को हमने कितने भागों में बांटा? 3। धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। फिर यौगिक को कितने भागों में बांटा? 2, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। फिर मिश्रण को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो यहाँ तक मैंने आपको ये परिचय के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हम लोग कैसे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा ये वीडियो मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे समझाया एक एक चीज़। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने दोस्तों और साथियों को इस क्लास में जोड़ने की कोशिश करें, उनको उन तक लिंक पहुंचाने की कोशिश करें, उनको बताएं कि यहाँ पे क्लास 11th की सिलेबस पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।